back to the political science lecture series on Napier. We were discussing Western political thought and we completed Plato last time. Today we're going to discuss the next philosopher who is also very important, that is Aristotle. Aristotle was Plato's student, but unlike Plato, his philosophy was a little different than that of Plato's. और इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे बिकॉज कभी कभी इस पे भी सवाल आ जाता है कि कंपैरिजन बिटवीन द फिलोसफी ऑफ एरिस्टोटल एंड प्लेटो. बट फर्स्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिस्टोटल की फिलोसफी है वो है रिगार्डिंग हिज क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट. और जिस तरह हमने पिछली दफा डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले एक ब्रॉड टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे अबाउट द फिलोसफर टू गिव एन इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर दैट यू आर वेरी वेल वर्स्ड इन द सब्जेक्ट. तो अगेन आइडियोलॉजी जो है वो लार्जर डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट में है एरिस्टोटल की, दैट इट relates to this larger context of the types of governments and systems. His focus is on political virtue. These are the important events before Aristotle के आपका Plato क्या concept of philosopher king था, आपका democracies का concept develop हुआ था Athens में, and then it was subsequently overthrown as well. Thomas Aquinas came after Aristotle incorporated his philosophy. So that's how he influenced other people as well. Very late Thomas Hobbes का concept of state of nature develop होता है, which is also something that we're going to discuss. These are three key important books by Aristotle. Now let's jump to the question. ज़्यादातर इस पे सवाल आता है Aristotle की classification of states पे. तो Aristotle states को 6 बेसिकली डिफरेंट किस्म के में क्लासिफाई करता है. और किन बेसिस पे करता है? ऑन 2 प्रिंसिपल्स. फर्स्ट इज द नंबर ऑफ पीपल हु एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इन दैट स्टेट, एंड सेकंड इज दैट व्हाट काइंड ऑफ एंड्स डज इट सीक टू सर्व. ये किस किस्म के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टेट के. दीज 2 बेसिकली सिस्टम्स प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट दैट एरिस्टोटल devices. This is a very simple classification because अगर तो रूलर्स अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छा काम करते हैं, if the goal is to serve the larger community, उन स्टेट्स को हम प्योर या नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल फॉर्म कहेंगे. अगर रूलर्स सेल्फिश हो जाएं and if they are only seeking to serve their own interests, उसको हम perverted या degenerated form of state कहेंगे. तो पहला प्रिंसिपल जो हमने एक डिस्कस किया था, द एंड्स दैट इट सीक्स टू सर्व. बेसिकली वो एंड्स 2 तरह के हो सकते हैं, एक लार्जर कम्युनिटी इंटरेस्ट एंड द सेकंड कुड बी पर्सनल इंटरेस्ट. एंड सेकंड प्रिंसिपल वाज कि नंबर ऑफ पीपल हु एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, तो वो यहां पर आएगी. सो एरिस्टोटल आर्ग्यूज दैट इफ द पावर इज वेस्ट्स इन वन पर्सन, देन इट कुड आइदर बी अ मोनार्की और अ टिरनी. इफ दैट वन पर्सन is governing in the interest of the community and not for his own interest, then it is a monarchy. It is a good state. It is a good system. But if that one person is using political power and state apparatus for his own benefit, then it's a tyranny. Similarly, if there are a few small number of people, रूलिंग क्लास, एक स्पेशल क्लास है जो कि गवर्न कर रही है इन द इंटरेस्ट ऑफ लार्जर कम्युनिटी, देन इट इज एरिस्टोक्रेसी. दिस वाज वेरी फेमस बैक देन इन द ओल्ड ग्रीक सोसाइटीज. एरिस्टोक्रेसीज वर वेरी कॉमन एंड एरिस्टोक्रेट्स वर पीपल हु यूज्ड टू गवर्न. तो ये एक नॉर्मल गुड फंक्शनिंग स्टेट है. बट इफ दीज फ्यू पीपल एक्ट इन देयर ओन इंटरेस्ट, देन इट बिकम्स द परवर्टेड फॉर्म ऑफ ओलिगार्की. और अगर बहुत ज्यादा लोग, अवामुन्नास हुक्मरान है और अवामुन्नास की मर्जी से फैसला होता है, तो दैट्स अ पॉलिटी. बट अगर वो अवामुन्नास सही तरीके से कम्युनिटी के इंटरेस्ट में डिसीजन नहीं करी, मगर डिजेनरेटेड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस बन जाती है, लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और सिर्फ अपने इंटरेस्ट सीख करने लग जाते हैं, देन दैट बिकम्स डेमोक्रेसी. आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट हियर दैट द डेमोक्रेसी इन एंशिएंट ग्रीस and the democracy what Aristotle argues is not the kind of democracy that is present in today's world. ग्रीक डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी जिसके अंदर हर बंदे का पास राइट टू वोट था. हर बंदा हर लॉ पे पूछा जाता था उस बंदे से कि वो क्या चाहता है.
मॉडर्न डेमोक्रेसीज डायरेक्ट डेमोक्रेसीज नहीं है, दे आर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज विच आर ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। आप इलेक्शंस में अपने रिप्रेजेंटेटिव को मुंतखब करते हैं जो असेंबली में जाके आपके बिहाफ पे लेजिस्लेशन करता है, सो दे आर डिफरेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर कंपोनेंट है। इफ यू वांट टू सी यू कैन ऑलवेज चेक यूट्यूब में डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमने भी अपने लेक्चर्स में इनको कवर किया। आई विल अगेन अटैच some video links to that effect as well. एरिस्टोटल ने जब पहली चीज क्लासिफाई कर दिया स्टेट्स को, दूसरी चीज उसने ये की कि उसने कहा कि ये सारी चीजें एक खास पैटर्न पे चलती हैं, दे ऑपरेट इन अ पर्टिकुलर साइकिल। और ह्यूमन हिस्ट्री जो है, हर सोसाइटी की हिस्ट्री, हर सिविलाइजेशन की हिस्ट्री इस साइकिल के थ्रू ऑपरेट करती है। वो साइकिल क्या है? वो कहता है कि सोसाइटी में एनार्की होती है सबसे पहले, तो इट स्टार्ट्स विद एनार्की। और उस एनार्की में कोई एक कैरिस्मेटिक सुपीरियर मिलिट्री प्रोवेस रखने वाला आदमी जो कमांड करता है लार्जर लोगों का इंटरेस्ट, ही इमर्जेस एज अ किंग एंड ही ब्रिंग्स ऑर्डर टू द सिस्टम एंड थस बिकम्स अ मोनार्की एस्टैब्लिश होती है, जो सबसे पहला फॉर्म ऑफ सिस्टम। फॉर सम टाइम दिस वर्क्स फाइन, बट ओवर टाइम उसके बच्चे होते हैं, नेक्स्ट जनरेशंस आती हैं, दे स्टॉप adhering to the virtues that their forefathers had used to bring that chaos into order. और आहिस्ता आहिस्ता किंग्स began to exploit the masses, और इस तरह tyranny establish होती है। Over time, people become fed up with this tyranny, and they do not tolerate this kind of administration any longer. And इसकी वजह से internal push for reform की वजह से कुछ few जो लोग, there are other people in the country who are also powerful, who hold certain level of power, who hold intellect, who hold support as well. These few people over time overthrow this tyranny, और एक aristocracy establish की जाती है जिसमें few wise men from good families, good background, good education come to govern the society. ओवर टाइम जिस तरीके से मोनार्की का कैरेक्टर डिजेनरेट कर गया था, इस एरिस्टोक्रेसी का कैरेक्टर भी डिजेनरेट कर जाता है, और इस एरिस्टोक्रेसी आपकी ओलिगार्की में बदल जाती है। ओवर टाइम जब एरिस्टोक्रेसी ओलिगार्की में बदलती है तो लोग इसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, और फिर एक पॉपुलर रिवोल्ट होता है। पीपल आर्ग्यू कि ये जो एरिस्टोक्रेसी है, ये जो ओलिगार्की है, दे आर ओनली बेनिफिटिंग द रूलिंग क्लास अलोन। हेंस सिटीजन्स एक रिवोल्ट लेकर आते हैं लोगों के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, एंड दे डेवलप अ पॉलिटी कि जिसमें हर बंदे का राइट टू वोट होता है। तो जब तक ये लोग अपने मुफाद से हटकर, ये तमाम लोग कम्युनिटी के मुफाद में फैसले करते रहते हैं, तो आपकी पॉलिटी फंक्शन करती रहती है बेहतरीन तरीके से। लेकिन जब लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, अपने जाती मुफाद के तहत वोट करने लग गए, लार्जर कम्युनिटी के इंटरेस्ट में नहीं करने लगते, तो वो डेमोक्रेसी में डिजेनरेट कर जाती है। अगेन, जिस तरीके से एथनियन सोसाइटी में, एंशिएंट ग्रीस में डेमोक्रेसी वाज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड, उसी तरह एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एरिस्टोटल यूजेस द वर्ड डेमोक्रेसी एज अ पेजोरेटिव, एज अ नेगेटिव वर्ड। ही अटैचेस नेगेटिव कॉनोटेशन टू डेमोक्रेसी, द डेमोक्रेसी दैट वाज प्रैक्टिस्ड इन एंशिएंट ग्रीस, व्हिच इज नो लॉन्गर प्रैक्टिस्ड इन मॉडर्न वर्ल्ड। तो डेमोक्रेसी इवेंचुअली जब डिजेनरेट करती हैं और लोग उसके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो डेमोक्रेसी भी डिसअपीयर करती है। और जब लोग इतना तंग आ जाते हैं अपनी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से, इस डेमोक्रेसी के प्रोसेस से, then there is again a need for a strong man, authoritative central figure who can bring order to this chaos. और again कोई वॉरियर स्टेट्समैन आता है और कैरिज्मेटिक फिगर आता है और फिर से मोनार्की एस्टैब्लिश करती है, और ये साइकिल दोबारा से शुरू होता है। तो इसकी क्या एग्जांपल्स हैं हमें मिलती, विच वी कैन रिमोटली कनेक्ट? तो कुछ ऑब्वियसली फुल फ्लेज तो हमें नहीं मिलती, लेकिन देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स विच वी कैन कोरॉबरेट विद दिस। तो हिस्ट्री, ग्रीक की सिटी स्टेट्स में ये मिलता था बहुत दफा, जिसकी वजह से एरिस्टोटल ने ये क्लासिफिकेशन की। मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमें इसकी कुछ एग्जांपल्स मिलती हैं कि जब सोसाइटी में अनार्की आती है तो पीपल वेलकम या एक अथॉरिटेटिव रूल जो है वो लाया जाता है टू रिस्टोर ऑर्डर। पाकिस्तान में जब मार्शल लॉ लगा, इजिप्ट में मार्शल लॉ लगा, टर्की में लगा, बर्मा में लगा, तो आप वो सारी एग्जांपल्स इससे कोरॉबरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है which is a more technical, which is also more nuanced analysis, जिसके आर्टिकल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच करूंगा।
that is relating to President Donald Trump. It's a wonderful article that argues that the rise of Donald Trump is explained by this political cycle. कि कैसे democracy establish हुई US में, too much democracy, too much devolution of power, too much civil liberties eventually created chaos. System dysfunctional होना शुरू हो गया उसकी वजह से. Hence there was a need for a central strongman figure, और लोग because of that anarchy, और वो उनके interest represent नहीं हो पा रहे थे, they wanted a strong man figure जो कि एक populist demagogue आके तो कहे कि I can fix everything, and that resulted in the election of President Donald Trump. तो do read that article, you can incorporate that. उसकी थोड़ी सी just आप अपने question में examples के अंदर कर सकते हैं, argue that will give you phenomenal edge over other candidates. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा मैं एंड पे फ्लो चार्ट आपको दूंगा फिलॉसफी को करने का, तो एरिस्टोटल की फिलॉसफी के मुताबिक पीपल कम टुगेदर टू फॉर्म हाउसहोल्ड्स, विलेजेस एंड देन फॉर्म सिटीज. फॉर अ गुड लाइफ यू नीड टू डेवलप और नीड टू ऑर्गेनाइज सिटी स्टेट्स, बिकॉज एरिस्टोटल की वो बहुत फेमस कोटेशन है ना, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल. सो एरिस्टोटल बेसिकली आर्ग्यूज के इंसान पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रहते हुए ही एक इंसान बन सकता है, कि जो इंसान पॉलिटिकल सिस्टम में किसी ऑपरेट नहीं करता वो या तो आइदर ही इज सुपरनैचुरल पर्सन और ही इज अ बीस्ट. बिकॉज इंसान की बेसिक इंस्टिंक्ट है कि वो दे फॉर्म कलेक्टिविटीज एंड देन ही ऑर्गेनाइजेस, और उसमें एक सिस्टम बनता है, लॉज बनते हैं. तो एक इंसान की बेहतर जिंदगी हमेशा एक ऑर्गेनाइज सिटी स्टेट की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकती है, वेयर देयर आर फंक्शनिंग लॉज. Living in a society organized by reason, laws, such as city state, is what makes us human. Anybody who lives outside the city is either a beast or a god. Man, hence, by nature, is a political animal. ये उसकी बड़ी famous quotation है जो कि use होती है, और that is why this also corroborates with his larger philosophy of realism, that Aristotle is a realist. He believes in real world phenomena, unlike Plato, who believed in lofty ideals. तो एरिस्टोटल की लेगेसी क्या थी? एरिस्टोटल वाज नोन एज द फर्स्ट टीचर स्पेशली इन द मुस्लिम वर्ल्ड. मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर फिलोसोफर्स उससे बहुत इंस्पायर्ड थे. दे वर नोन एज एरिस्टोटेलियन फिलोसोफर्स. तो बहुत सारे, इब्न रुश्द इनमें एक बहुत बड़ा नाम है इस्लामिक फिलोसोफर्स में. तो इन द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, इट वाज गोल्डन एज बिकॉज इनमें से बहुत सारे फिलोसोफर्स ने ग्रीक फिलोसफी, इस्लामिक फिलोसोफर्स ने ग्रीक फिलोसफी, इन पर्टिकुलर एरिस्टोटल की फिलोसफी इनकॉर्पोरेट किया अपने अंदर और उस पर रिसर्च किया, एंड बिल्ट अपॉन दैट ब्रॉट इन द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम. और ये कहा जाता था कि जब इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इन दैट गोल्डन एज के पीरियड में, व्हेन देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑन अ पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट बिटवीन टू डिफरेंट पीपल और टू डिफरेंट फिलोसोफर्स, दे यूज्ड टू रिजॉल्व दैट डिस्प्यूट बाय डिस्कसिंग और चेकिंग कि इस पे एरिस्टोटल का क्या ओपिनियन था, और जो एरिस्टोटल का ओपिनियन होता था उस पे वो डिसाइड करते थे कि ये ओपिनियन ऐसा है या वैसा है. दैट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पैक्ट ऑन एरिस्टोटल. एरिस्टोटल के आने के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट आता है, दुनिया में ऑक्यूपेशन होती है, ग्रीक फॉल्स, द ओवर रोमन एम्पायर की आपकी, ऑब्वियसली यूरोप डिसेंड्स इनटू डार्क एजेस आफ्टरवर्ड्स. तो कुछ मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ग्रीक फिलोसफी जिंदा रहती है बट यूरोप में नहीं रहती. तो एरिस्टोटल के बाद मिडिल एजेस से लेकर रेनेसांस तक, जब रेनेसांस के टाइम पे आके दोबारा एनलाइटनमेंट एज के अंदर यूरोपियन फिलोसोफर्स और राइटर्स टेक्स देयर इंटरेस्ट इन एरिस्टोटल एंड एरिस्टोटल्स फिलोसफी, देन दे रिजुविनेट दैट फिलोसॉफिकल थॉट, और साइंटिफिक एज और एन एज ऑफ एनलाइटनमेंट उसकी वजह से शुरू होती है. बट उस पूरे 1000 साल के पीरियड में एरिस्टोटल से एनलाइटनमेंट तक कोई इतना बड़ा फिलोसोफर नहीं आता जितना एरिस्टोटल था, और एरिस्टोटल के आइडियाज उस पूरे 1000 साल तक चैलेंज भी नहीं होते. सो एरिस्टोटल वाज अ ह्यूज फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड. तो ओवर टाइम एरिस्टोटल की फिलोसफी को रीडिस्कवर करके मिडिल एजेस के एंड पे एनलाइटनमेंट आती है यूरोप में, और फिर उस पर क्रिटिक भी शुरू होती है, फिर उसको उसके कुछ आइडियाज को निगेट भी करना शुरू किया जाता है. तो ओवर टाइम देयर वाज नथिंग इन एरिस्टोटल्स फिलोसफी इन टुडेज वर्ल्ड दैट इज एक्सेप्टेड एज राइट. एवरीथिंग दैट एरिस्टोटल सेड, एंड ही सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे, इवेंचुअली प्रूव टू बी रॉन्ग. बट इट वाज अ फाउंडेशन, क्योंकि उस फाउंडेशन को बिल्ड करते हुए लोग आगे गए और उस पर क्रिटिक की.
सो दैट वाज एरिस्टोटल्स लेगेसी। ये मल्टीपल पॉइंट्स के अंदर आप इसको नोट कर सकते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड में कैसे, रेनेसांस में कैसे उसकी फिलोसफी को यूज किया गया, और कैसे कितने अरसे तक एरिस्टोटल वाज यूज्ड एज अ फिलोसफी जो कि रिजॉल्व कर सकती थी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन को। क्रिटिक एरिस्टोटल की फिलोसफी की क्या है? वेरी क्विकली एंड वेरी सिंपली, people have argued, academics have argued that his qualification and classification is unscientific. इसकी कोई scientific basis नहीं है. It's just a very एक बहुत ही word play के साथ एक बस एक philosophical justification दी हुई है इस classification की. Aristotle does not distinguish between state and government. वो इन दोनों को एक ही तस्वुर करता है, जबकि state, हमने जिस तरह in our earlier lectures of political science discussed that state or those institutions or the rules with which a country is governed, and government are the people who come to occupy that power. But Aristotle does not make any such qualification. No wonder, because that this classification is a modern political concept. Hence, the critique is also modern. Aristotle's classification does not cover all modern forms of government. For instance, theocracy. Theocracy is a form of government जिसके अंदर clerics, जो religious clerics हैं, वो rule करते हैं. For instance, ईरान है जैसे. तो इस तरह की क्लासिफिकेशन में एग्जिस्ट नहीं करती जगह उसकी. तो उसकी जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन के, दे डोंट कवर ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी, जिस तरह हमें मॉडर्न वर्ल्ड में हम बात करते हैं कि इज नॉट अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो बट जो एरिस्टोटल के टाइम पे एनार्की डेमोक्रेसी की वजह से हुई थी, उसकी वजह से उसकी फिलोसफी इन्फ्लुएंस थी. बट दैट इज नॉट ट्रू इन ऑल केसेस. इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते. एरिस्टोटल साइकिल डज नॉट फिट विद द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्टेट. तो जो उसकी एप्लीकेशन थी एरिस्टोटल की फिलोसफी की, वो एंशिएंट ग्रीस और एंशिएंट रोम पे ही अप्लाई करती है. हम मॉडर्न स्टेट्स में ये ट्रेंड नहीं देखते कि वो बिल्कुल एक जो नीट पैटर्न एरिस्टोटल बताता है कि पहले मोनार्की से आपकी टिरेनी और फिर और एरिस्टोक्रेसी से ओलिगार्की और ओलिगार्की से पॉलिटी और पॉलिटी से डेमोक्रेसी और मोनार्की, ये जरूरी नहीं है. मॉडर्न स्टेट में हमने देखा है कि वो बड़ा बड़ा जंप भी लगता रहा, लॉजिकल लीप्स आते रहे हैं उसके अंदर. जिस तरह फॉर इंस्टेंस मोनार्की के बाद आपकी टिरेनी आनी चाहिए, लेकिन रशिया के अंदर उसके मोनार्की के बाद डायरेक्ट डिक्टेटरशिप आ गई ऑफ अ फ्यू कम्युनिस्ट पार्टी की. तो वो जो मोनार्की के बाद डायरेक्ट ओलिगार्की आ गई. इसी तरह जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मोनार्की के बाद डायरेक्ट डेमोक्रेसी से मेरा मतलब कि मोनार्की के बाद डेमोक्रेसी आ गई. वो बीच वाले जितने स्टेप्स एरिस्टोटल ने बताए वो स्किप हो गए. तो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं, दे आर नॉट कवर्ड अंडर एरिस्टोटल्स थीम, व्हिच इज फाइन बिकॉज ही वाज राइटिंग वे बैक, नॉट इन मॉडर्न वर्ल्ड. बट nonetheless it's an important critique that we should know that Aristotle की philosophy is not applicable in the modern times. Also मेरी sequencing में थोड़ा सा मसला है, so you can fix that yourself. So this is point number 4, this is 5, this is 6, 7, 8, 9. So there are 9 points of critique. There is no place of mixed forms of government in Aristotle's qualification. कुछ mixed forms भी होती हैं जिनके अंदर दोनों का एलिमेंट आता है, जो उसने डिस्कस की हैं. अगेन जैसे मैंने बात की है कि थियोक्रेसी वगैरह इसके अंदर कवर नहीं होती. एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की में कोई डिस्टिंक्शन मॉडर्न टाइम्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज पीपल, a few people governing for larger interest. क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक दौर में रहते हैं और ये समझा जाता है कि एरिस्टोक्रेसी रूल बाय अ फ्यू इंटेलिजेंट हाईली एजुकेटेड मैन का मतलब है कि आप ओलिगार्की ही बना रहे हैं, बिकॉज अब की दुनिया में डेमोक्रेटिक आइडियल है कि हर बंदे को राइट इख्तियार होना चाहिए. तो एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की की डिस्टिंक्शन मॉडर्न वर्ल्ड में इररेलेवेंट है. जस्टिफिकेशन ऑफ स्लेवरी एंड एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन, एरिस्टोटल ने जस्टिफाई किया था स्लेवरी को और एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन फ्रॉम पॉलिटिकल प्रोसेस, उनको वोटिंग का इख्तियार ना देने का को एडवोकेट करता था, which is again a very regressive idea. It's not a progressive idea in modern world. This is not appreciated. So that's all on Aristotle. In the next lecture we'll cover the differences in the philosophy of Aristotle and Plato. See you guys next time.